नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और पिछली कक्षा में मैंने जो आपको गृह कार्य दिया था वो भी आपने पूरा कर लिया होगा। तो अब हम अपनी आज की कक्षा शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम जान लें कि आज के हमारे लर्निंग आउटकम क्या है। तो क्या है कि वृत्त की अवधारणा, त्रिज्या, व्यास और जीवा को आप बता पाएंगे इस कक्षा के बाद। अर्धवृत्त, वृत्तखंड एवं त्रिज्य खंड को भी हम याद करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की कक्षा शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? कंगन, जैसा कि मेरे हाथ में भी आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसकी आकृति कैसी है? एक वृत्त जैसी ना? हाँ, बिल्कुल सही। इसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक सिक्का, बिल्कुल इस तरह से। और इसकी आकृति भी कैसी है? वृत्त के आकार की। अब इसके बाद में देखिए आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक अंगूठी यानी कि रिंग जो हम हाथ में पहनते हैं, और ये भी कैसी होती है? गोल होती है। तो मैं ये मानकर चल रही हूं कि अब तक आप समझ गए होंगे कि आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सही, आज हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। जानेंगे कि वृत्त में क्या होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ आज हम यहाँ पर अच्छे से जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक छोटी सी गतिविधि करें। और उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, मेरे हाथ में ये एक प्रकार है, ठीक है, और मैंने इस प्रकार में एक निश्चित दूरी भर ली। कुछ दूरी मैंने इसमें भर ली है। अब मैं इसकी सहायता से एक गोला बनाऊंगी। चलो बनाकर देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसको बनाया कुछ इस तरीके से, ठीक है, बन गया ना? आपको दिख रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसमें जो मैंने दूरी भरी थी उससे थोड़ी दूरी बढ़ा देती हूँ। देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। पहले कम थी, अब ज्यादा ले लिया। फिर से एक गोला बनाते हैं। और अब जब मैंने ये गोला बनाया तो देखिए ये कुछ इस तरह से बना। आपको क्या लग रहा है? देखिए, एक गोला छोटा है और एक गोला बड़ा है ना? तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ है कि मेरे हाथ में जो ये प्रकार था, मैंने जो इसमें दूरी बार बार चेंज की, पहले कम ली फिर बाद में ज्यादा ली, उसकी वजह से एक बार गोला जो है वो बड़ा बना और एक बार छोटा बना। वही देखिए हमारे बोर्ड पर भी है। पहले यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है, और वो कैसा है? आकृति में गोल है। वृत्त गोल ही होता है। तो इसका जो ये बिंदु होता है, यहीं पर हमने प्रकार रखा था, तो हमने उसको कह दिया कि ये O है, और इस बिंदु को बोल दिया कि ये P बिंदु है। तो O से P तक की दूरी, ये वाली दूरी, ये क्या होती है? ये होती है हमारी त्रिज्या, जो मैंने पहले प्रकार में भरी थी या बाद में प्रकार में भरी थी। जो दूरी प्रकार में भर के हम वृत्त बनाते हैं वो क्या होती है? वो त्रिज्या होती है। यानी कि O से P तक की दूरी क्या है? ये हमारी त्रिज्या है। ठीक इसी तरीके से ये दूसरा वृत्त है। इसमें भी हमने क्या किया? एक निश्चित दूरी अपने प्रकार में भरी और एक गोला बना दिया। तो देखिए, O से Q तक की दूरी, ये वाली, ये भी हमारी क्या है? ये भी इस वृत्त की त्रिज्या है। इसके साथ साथ एक और चीज है। क्या? कि अगर मैं इस दूरी को बढ़ा दूं पीछे की तरफ, अगर मैं इस लाइन को पूरा पीछे तक मिला दूं, देखिए इस तरीके से यहां तक कर दूं, तो और अगर मैं इसको कोई नाम दे देती हूं, देखिए इसको भी बढ़ा देते हैं। इसको हमने चलो S दे दिया और इसको T दे दिया। तो S से यहां से लेके P तक की दूरी, ये हमारी क्या कहलाती है बच्चों? ये हमारी व्यास कहलाती है, ठीक है। इसी तरीके से T से Q तक की दूरी भी क्या होगी? ये भी हमारी क्या कहलाएगी? ये भी व्यास कहलाएगी। तो देखिए हमने क्या लिखा है कि OP तथा OQ वृत्त की त्रिज्या है। OP और OQ वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त का व्यास क्या होगा? अभी हमने बताया कि त्रिज्या को अगर हम पीछे बढ़ा दें, अर्थात अगर दुगना कर दें पीछे की साइड, तो वो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? हमें व्यास प्राप्त हो जाता है। तो वृत्त का व्यास इस वृत्त में क्या होगा? वो होगा SP। और दूसरे में क्या होगा? दूसरे में होगा T से Q तक की दूरी। ये हमारा वृत्त का व्यास होगा,
अब हम बात करते हैं वृत्त के अंत क्षेत्र के बारे में। तो देखिए, वृत्त को छोड़कर वृत्त के अंदर का भाग वृत्त का अंत क्षेत्र कहलाता है। अब कैसे कहलाता है? देखिए, आपके सामने ये एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है, और O से यहां पर हम इसको भी कोई नाम दे देते हैं, चलिए T दे देते हैं। O से T तक की दूरी क्या हुई? इसकी त्रिज्या हुई। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो कुछ बिंदु वृत्त के अंदर बने हुए हैं और कुछ बिंदु वृत्त के बाहर बने हुए हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो वृत्त पर कौन कौन से बिंदु स्थित हैं, चलिए पहले हम ये देख लेते हैं। तो वृत्त पर केवल एक बिंदु स्थित है और वो है M, ठीक है। इसके बाद वृत्त के अंतः क्षेत्र में स्थित बिंदु कौन कौन से हैं? अंतः क्षेत्र क्या होता है? वृत्त के अंदर वाला क्षेत्र, वो क्षेत्र जो वृत्त के अंदर है, अंदर उपस्थित है, वो क्या होता है? वृत्त का अंतः क्षेत्र होता है। तो वृत्त के अंदर कौन कौन से बिंदु यहां पर स्थित हैं? देखिए, R है, अगर हम इसको Q कह दें, इसको हम E कह दें, तो ये सभी बिंदु Q, R, E, ये सभी बिंदु क्या हैं? वृत्त के अंतः क्षेत्र में पड़ने वाले बिंदु हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया ना कि वृत्त के अंदर का जो क्षेत्र होता है वो वृत्त का अंतः क्षेत्र कहलाता है। अब बात करेंगे वृत्त के बाह्य क्षेत्र के बारे में। तो वृत्त को छोड़कर वृत्त का बाह्य भाग वृत्त का बाह्य क्षेत्र कहलाता है। अब वो कैसे होता है? देखिए, यहां पर फिर से आपको वैसे ही एक सर्कल दिखाई दे रहा है। O से Q तक की दूरी क्या है? हमारी त्रिज्या है। तो यहां पर भी बहुत सारे बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ वृत्त के अंदर और कुछ वृत्त के बाहर। तो जो बिंदु वृत्त के बाहर आप देख पा रहे हैं वो सब क्या हैं? वृत्त के बाह्य क्षेत्र में स्थित बिंदु हैं, क्योंकि वो वृत्त के बाहर हैं। तो जो बिंदु वृत्त के बाहर हैं वो सभी उसके बाह्य क्षेत्र में उपस्थित बिंदु हैं। तो यहां तक हमने दो चीजें देखी और समझी। क्या? कि वृत्त का अंत क्षेत्र क्या होता है? वृत्त के अंदर वाला क्षेत्र। और वृत्त का बाह्य क्षेत्र क्या होता है? वृत्त के बाहर का, वृत्त को छोड़कर वृत्त के बाहर का जितना भी एरिया होता है वो वृत्त का बाह्य क्षेत्र होता है। अब देखते हैं हम जो इतनी बातें अभी तक की हैं उससे किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक वृत्त खींच लेंगे। देखिए, यहां पर हमने क्या किया है? एक वृत्त खींच लिया है। इसके बाद इसके केंद्र को O माना और A तक एक दूरी हमने खींच दी। तो O से A तक की दूरी ये वाली, ये क्या हुई हमारी? ये त्रिज्या हुई। हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं। वृत्त पर एक बिंदु B है जो हमने यहां पर बना दिया। वृत्त के बाह्य क्षेत्र में भी एक बिंदु C है, ये वाला देखिए यहां पर हमने बना दिया। अब इसके बाद वृत्तीय क्षेत्र में एक बिंदु D है। देखिए, वृत्त के अंदर वृत्तीय क्षेत्र में एक बिंदु D है, ये भी हमने बना दिया। तो अब OB, OC और OD को हमने आपस में मिला दिया। जो बिंदु अभी हमने बनाए थे उन सबको हमने आपस में मिला दिया। तो रेखाखंड OA तथा OB की लंबाइयों में क्या संबंध है? यहां पर यह प्रश्न है कि रेखाखंड OA तथा OB की लंबाइयों में क्या संबंध है। तो ये अब हम कैसे बताएंगे? चलिए देखते हैं। तो देखिए, OA क्या है? हमारी त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। और OB भी हमारी क्या है? ध्यान से देखिए, ये भी हमारी त्रिज्या है। इस वृत्त पर हम जितने भी बिंदु खींचेंगे, वृत्त पर हम जितने भी बिंदु खींचेंगे, अगर उसको उसके मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो वो सभी हमारी त्रिज्याएं होती हैं। ये तो सिर्फ दो बिंदु हैं, अगर हम बहुत सारे बिंदु भी यहाँ पर बनाएं और उन सबको आपस में मिला दें तो वो सब भी हमारी क्या होंगी? त्रिज्याएं होंगी। तो OB और OA में क्या संबंध है? ये दोनों ही इस वृत्त की त्रिज्या हैं। रेखाखंड OA तथा OC में कौन छोटा है? निकालने की कोशिश कीजिए आप लोग, बताइए कौन छोटा है। तो चलिए देखते हैं। OA ये हुई वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। OC
कहां पर है? यहां से लेके यहां तक, यानी कि वृत्त के बाहर एक बिंदु है C, वहां तक हमने इसको पकड़ के मिला दिया, तो ये हुआ वृत्त के बाहर क्षेत्र में स्थित बिंदु। अब इन दोनों में कौन सा छोटा है? देखिए, एक बिंदु तो वृत्त पर है और दूसरा वृत्त के बाहर है, तो बाहर वाला बिंदु सिंपल सी बात है कि बड़ा ही होगा, तो दोनों में छोटा कौन सा है? OA। OA OC से छोटा है। ठीक है। वृत्त के केंद्र से जिन बिंदुओं की दूरियां त्रिज्या के बराबर हैं, वे वृत्त पर स्थित होती हैं। ये बात मैंने अभी कही थी कि वृत्त पर हम चाहे जितने बिंदु बना लें और उनको उनके मध्य बिंदु से अगर मिलाएं, तो वो सब हमारी क्या होती हैं? वो सब उस वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं। इसके बाद वृत्त के केंद्र से जिन बिंदुओं की दूरियां त्रिज्या से कम होती हैं, वह वृत्त के अंतः क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, यानी कि वृत्त के अंदर होते हैं। सही है। वृत्त के अंदर हम जितने भी बिंदु बनाएंगे वृत्त को छोड़कर वृत्त के अंदर, तो वो सब हमारे क्या होंगे? वृत्त के अंदर वाले क्षेत्र में, अंतः क्षेत्र में स्थित बिंदु होंगे। वृत्त के केंद्र से जिन बिंदुओं की दूरियां उसकी त्रिज्या से अधिक होती हैं, वे वृत्त के बाह्य क्षेत्र में होते हैं। अगर हमने कुछ बिंदु ऐसे खींच दिए हैं जो वृत्त के क्षेत्र से बाहर हैं, ठीक है, जो वृत्त से बाहर हैं, तो वो सभी क्या होते हैं? वृत्त के बाह्य क्षेत्र में आएंगे। आइए अब एक चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के लिए फिर से अब हम करेंगे एक गतिविधि। ये देखिए, मेरे हाथ में आप क्या देख रहे हैं? मेरे हाथ में आपको ये एक पेपर दिख रहा है, एक मैंने स्केल लिया है और एक लिया है प्रकार। तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले अपने इस प्रकार में कितनी दूरी भरूंगी? देखो, 3 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं कि इसमें 3 सेंटीमीटर कहाँ है। तो हमने चलिए एक निश्चित दूरी 3 सेंटीमीटर की भरी और एक गोला बना दिया, बिल्कुल ठीक इस तरीके से हमने बनाया। तो ये जो हमने यहां से यहां तक की दूरी बनाई थी, ये कितनी थी? 3 सेंटीमीटर। अब हमने एक दूसरा गोला बनाना है और उसकी दूरी हमें कितनी लेनी है बच्चों? 2 सेंटीमीटर। तो इस बार हमने अपनी ये क्या होती है? स्केल होता है, इसकी सहायता से 2 सेंटीमीटर की दूरी इसमें भरी, और देखिए इसकी सहायता से अब मैं क्या बनाऊंगी? एक वृत्त बनाऊंगी। चलिए दूसरा बना लेते हैं। तो देखिए, ये हुआ हमारा 2 सेंटीमीटर दूरी भरने के बाद ये हमें एक और वृत्त प्राप्त हो गया है, और ये दूरी हो गई इसकी 2 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरीके से हम एक और वृत्त बनाएंगे और उसमें हम भरेंगे कितना? पूरा 2.5 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये हमने फिर से प्रकार में भरा और फिर से हम इसका एक यहाँ पे सर्कल बना देंगे। तो ये दूरी भी हमारी क्या हो गई? ये हो गई हमारी 2.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, हमने ऐसा क्यों किया है? क्या इसका मकसद है ये सब करने का? तो देखिए, यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, ये दूरी है 3 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर और ये है 2.5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर दूरी बारी बारी भर के हमने अलग अलग वृत्त बनाए। तो PQ, इसको हमने नाम दिया, और इस दूरी को अगर मैं पीछे मिला दूं तो P से Q, ये P से Q तक का, ये यहां से शुरू होके यहां तक, ये क्या होगा? ये होगा इसका व्यास। त्रिज्या हमें पता चल गई है। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। क्यों है? क्योंकि हमने 3 सेंटीमीटर दूरी प्रकार में भरी थी और ये सर्कल बनाया था। तो अब इसका व्यास कितना होगा? आप बहुत अच्छे से अब तक अच्छे से समझ गए होंगे, हम इतनी बार करते आ रहे हैं। तो व्यास क्या होता है? उसका दुगना होता है। तो देखिए, इसका व्यास कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, है ना? इसका व्यास हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरीके से अगर मैं दूसरे सर्कल की बात करूं, तो यहां पर हमने कितनी दूरी भरी है? 2 सेंटीमीटर। और 2 सेंटीमीटर अगर हम पीछे लाइन खींच दें तो हमें कहां से कहां तक की दूरी मिलेगी? M से लेके N तक की दूरी हमने दुगना कर दिया।
तो यहाँ पर भी इसका इस वृत्त का व्यास कितना होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छे। यहाँ पर भी हमने इसको दुगना कर दिया है, तो इस वृत्त का व्यास होगा 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद तीसरे वृत्त पे हम आते हैं। तो तीसरे वृत्त में जो हमने दूरी भरी थी वो कितनी भरी थी? 2.5 सेंटीमीटर, इतनी भरी थी ना। और अगर हम उसको इतना ही पीछे बढ़ा दें तो हमें मिल रही है जगह x से लेके y तक, x से y तक की दूरी। तो क्या करेंगे? उसको दुगना कर देंगे। तो कितना होगा? इस वृत्त का व्यास होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने क्या किया है? 2.5 को 2.5 से जोड़ दिया है, उसका दुगना कर दिया है। ठीक है। इसके बाद व्यास PQ तथा AP की मापों में क्या संबंध है? ये देखिए, व्यास PQ और AP की मापों में क्या संबंध है? व्यास हुआ P से Q तक और A से P तक हुई इसकी त्रिज्या। तो क्या संबंध हुआ? ये संबंध हुआ कि व्यास क्या होता है? दुगना होता है त्रिज्या का, है ना। व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। देखिए यहां भी लिखा हुआ है, यानी कि त्रिज्या में अगर हम 2 की गुणा कर देंगे तो हमें व्यास बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। व्यास MN तथा त्रिज्या BM, यानी कि इस दूसरे सर्कल की बात हो रही है, इनमें क्या संबंध है? बिल्कुल ठीक इसी तरीके से, यानी कि अगर हम क्या कर दें? BM की दूरी को दुगना कर दें तो हमें इस वृत्त का व्यास मिल गया। तो यहाँ भी क्या संबंध है कि इन दोनों में संबंध है कि एक व्यास है तो दूसरी त्रिज्या है। ठीक इसी तरीके से अब तीसरे उस पे आ जाते हैं हम सर्कल पे, क्योंकि यहाँ पर इसी की बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि XY और CX में क्या संबंध है? तो क्या संबंध है? वही संबंध है, यानी कि एक त्रिज्या है, दूसरा व्यास है, और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो किसी वृत्त के व्यास की लंबाई उसकी त्रिज्या की लंबाई की 2 गुनी होती है। यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे परिधि के बारे में कि परिधि क्या होती है। तो देखिए, वैसे 2 लाइन पढ़ते हैं, इसके बाद फिर से हम एक गतिविधि करेंगे। तो वृत्ताकार घेरे के परिमाप को उस वृत्त की परिधि कहते हैं। अब देखिए, मेरे हाथ में आपको क्या दिख रहा है? ये एक कंगन दिख रहा है, और अगर मैं कहूं कि मुझे इसकी परिधि ज्ञात करनी है तो मैं कैसे ज्ञात कर सकती हूं? इसके लिए हम क्या करते हैं? एक ये धागा लेते हैं और मैं इस धागे को इसके चारों तरफ ऐसे लपेट लेती हूं। देखिए, मैंने इसके चारों तरफ इसको ऐसे लपेट लिया। अब मुझे इसकी परिधि ज्ञात करनी है तो मैं क्या करूंगी? इस धागे को नाप लूंगी। तो अगर मैं इस धागे को नापती हूं तो देखिए, ये हुआ हमारा लगभग 6, 10, ये हुआ हमारा 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या होती है? परिधि होती है, यानी कि अगर हम उसके चारों तरफ की लंबाई को नाप लें तो हमें हमारी परिधि प्राप्त हो जाएगी। वही यहाँ पर लिखा भी है कि वृत्ताकार घेरे के परिमाप को उस वृत्त की परिधि कहते हैं। अब हम जानेंगे जीवा के बारे में। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक बिंदु यहां पर रखेंगे O, और A को केंद्र मानते हुए हमने एक क्या किया? एक वृत्त खींचा। देखिए, आपको ये दिखाई भी दे रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया? एक वृत्त यहाँ पर खींच दिया। वृत्त पर 2 बिंदु B और C अंकित किए, मतलब हमने कहीं पर भी 2 बिंदु बना दिए। मैंने यहाँ बनाए हैं, जरूरी नहीं, आप कहीं और भी बना सकते हैं जहां आपको ठीक लगे। तो मैंने B और C 2 बिंदु यहाँ पर बना दिए। अब बिंदु B को बिंदु C से मिला दिया, यानी कि ये जो मैंने 2 बिंदु बनाए थे B और C, इन दोनों को मैंने आपस में मिला दिया है और B से C तक एक रेखा खींच दी। ठीक है, तो रेखाखंड BD को हम क्या कहते हैं? देखिए, आपको क्या दिख रहा है? B से लेकर D तक, इस रेखाखंड को हम क्या कहेंगे? ये तो आप बहुत अच्छे से अब बताने की स्थिति में हैं कि ये हमारा व्यास होता है। दूसरा प्रश्न है कि रेखाखंड BC को क्या कहेंगे? इस B से C तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, इसको हम क्या कहेंगे? तो यही हमारी जीवा होती है। ठीक है बच्चों, यही हमारी क्या होती है?
जीवा होती है। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। ठीक है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास होती है और यही इसकी सबसे बड़ी जीवा भी होती है। अगर कोई हम रेखा खींचे और अगर वो उसके मध्य बिंदु से होकर जाती है, ठीक है, तो वो उसकी क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है और वो उसका व्यास भी होता है। अब चाप के बारे में जानेंगे और चाप के बारे में जानने से पहले चलिए फिर से हम कुछ करके देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर वही है एक निश्चित दूरी भरी इसमें और एक छोटा सा ये लगा के छोड़ दिया, पूरा नहीं बनाया है। चलो हम थोड़ा जानने के लिए यहाँ पर थोड़ा डॉट कर देते हैं। तो ये जो मैंने यहां से शुरू किया, यहां से यहां तक की दूरी, यही तो मैंने छोटा सा चाप लगाया, तो ये हमारा क्या होता है, यही हमारा चाप होता है। आइए, ये हमने कैसे किया, एक बिंदु लिया O, यहां से हमने एक बिंदु लिया जहां पर हमने अभी क्या रखा था, प्रकार रखा था। बिंदु में 3 सेंटीमीटर की दूरी भरी और A पर ले गए और A से B तक होते हुए एक इस तरीके से हमने क्या किया, एक पेंसिल घुमाई, प्रकार में भर के पेंसिल घुमा दी और छोड़ दिया। तो A से B तक के वक्र को ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक लगभग एक वक्र हमें प्राप्त हुआ है। तो इस वक्र को हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। और इसको हम क्या लिखते हैं, AB, और इसको हम इस तरीके से निरूपित भी करते हैं। यहाँ ये देखिए हमने लिखा है, इसको इस तरीके से व्यक्त किया जाता है। तो चाप उस वृत्त का ही एक भाग होता है, यानी कि अगर हम इसको देखिए पूरा बढ़ाएं, जैसे हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है, तो ये वृत्त ही, इसी वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा ही क्या होता है, हमारा चाप होता है, उसी का एक भाग होता है। अब लघु चाप और दीर्घ चाप के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जीवा BC द्वारा वृत्त कितने भागों में विभाजित हो रहा है, इससे पहले अच्छा है कि हम इस वृत्त को देख लें। तो देखिए आपके सामने ये एक वृत्त बना हुआ है जिसमें एक यहां से शुरू है बिंदु B से, C, D और एक है A को केंद्र मानते हुए हमने एक वृत्त बनाया। ठीक है, B से होते हुए C और फिर वापस यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम B पर पहुंचे, तो एक तो ये वाला भाग बना है, ये चाप लगा है, और एक ये वाला लगा है। तो दीर्घ चाप कौन सा होगा और लघु चाप कौन सा होगा, दीर्घ मतलब बड़ा, तो जो बड़ा है वो बड़ा चाप होगा। जैसे वृत्त BC द्वारा वृत्त कितने भागों में विभाजित हुआ, तो B से लेकर C तक, ये जो अभी हमने किया, ये कितने भागों में विभाजित हो गया, 2 भागों में विभाजित हो गया, एक ये ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। वृत्त के इन भागों में कौन सा भाग बड़ा है, तो देखिए B से BC और वापस B, ये वाला पार्ट हमारा बड़ा है और नीचे वाला पार्ट हमारा छोटा है। तो वृत्त के दोनों भाग वृत्त के चाप कहलाते हैं। बड़े भाग को दीर्घ चाप और छोटे भाग को लघु चाप कहते हैं। अब अर्धवृत्त के बारे में जान लेते हैं। इसके लिए देखिए बच्चों, आपको मेरे हाथ में ये क्या दिख रहा है, एक वृत्त है जो मैंने काटा हुआ है, ये एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त क्या करती है। अब अगर मैं इसको बीच में से ऐसे मोड़ दूं, तो देखिए क्या आपको पीछे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, नहीं ना, हाँ, तो ये जो आपको अब दिख रहा है यही क्या है, यही हमारा अर्धवृत्त है। अगर हम, जैसे कि हमने यहां पर भी एक वृत्त बनाया है, ठीक है, और इसको भी हमने क्या किया, बीच के पार्ट से मोड़ दिया है, BAC से एक रेखा खींची और वहां से होते हुए इसको वापस में मोड़ दिया, तो जो पार्ट हमें दिखाई दिया वो हमारा क्या होगा, अर्धवृत्त होगा। क्या वृत्त के एक भाग ने दूसरे भाग को पूरा पूरा ढक लिया है, ये प्रश्न आपने इसका जवाब पहले ही दे दिया था, हाँ, वो पूरा पूरा ढक लिया था। इससे वृत्त के दोनों भागों में क्या संबंध निकलता है, बताइए, सोचिए क्या संबंध होगा, यही कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब बात करते हैं वृत्तखंड की। तो किसी त्रिज्या हमने कोई एक निश्चित दूरी भरी और एक वृत्त खींचा,
जिसका केंद्र क्या है, आप देख रहे हैं O है। ठीक है, एक केंद्र O है, निश्चित दूरी भरी और एक वृत्त हमने खींच लिया। इस पर दो बिंदु X और Y लिए, X इधर है, Y हम यहां पर बना लेते हैं। X और Y दो बिंदु हमने ले लिए। अब जीवा BC द्वारा वृत्तीय क्षेत्र दो भागों, एक क्या BXC और ये वाला पार्ट BXC में विभाजित हुआ और दूसरा हुआ BYC में विभाजित, एक इधर से एक ये दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, तो प्रत्येक भाग को हम क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। ये प्रत्येक भाग इसके वृत्तखंड हैं। छोटे भाग को लघु वृत्तखंड, यानी कि ये वाला पार्ट क्या होगा, ये हमारा लघु वृत्तखंड होगा और ये वाला पार्ट हमारा दीर्घ वृत्तखंड होगा। ठीक है, वृत्त की चाप तथा उसकी जीवा से घिरा हुआ क्षेत्र ही उसका वृत्तखंड कहलाता है। आपको अच्छे से समझ में आया? अब त्रिज्यखंड की बात करते हैं। त्रिज्यखंड क्या होता है? देखिए, वृत्त के चाप तथा चाप के अंत बिंदुओं से जाने वाली त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, उसका त्रिज्यखंड कहते हैं। यहां पर हमने अभी क्या कहा कि चाप के अंत बिंदुओं से होकर जाने वाली त्रिज्याओं से घिरे हुए त्रिज्यखंड क्षेत्र को हम कहते हैं उसका त्रिज्यखंड। जैसे यहां से देखिए, ये शुरू हुआ, हमने चाप ये लगाया और ये इसका त्रिज्याओं से घिरा हुआ है ये दूरी, तो ये इसका क्या हुआ, एक त्रिज्यखंड हुआ। इसी तरीके से ये भी है, हमें यहां पर दो मिल रहे हैं। तो अगर हम इनको अलग अलग कर दें, अगर मैं कहूं AOB और A से यहां कोई बिंदु अगर हम C डाल दें ACB, तो ये हमारे क्या हो गए, दो अलग अलग त्रिज्यखंड हमें प्राप्त हो गए हैं। तो ये हमारा हुआ छोटा त्रिज्यखंड AOB, है ना, ये हमारा क्या हुआ, छोटा त्रिज्यखंड। और ACB से वापस होते हुए A पर, ये हुआ हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो बच्चों, आज की क्लास से हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है? वृत्त के चाप तथा चाप के अंत्य बिंदुओं से जाने वाली त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड कहते हैं। किसी वृत्त का कोई व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, इसमें से प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। अब आपके ज्ञान को परखने का समय आ गया है। तो देखिए, दिए गए चित्र में व्यास बताइए। आप बहुत आसानी से अब बता देंगे, तो वो क्या होगा, A से B तक की दूरी। दूसरा है चित्र में छायांकित त्रिज्यखंड की त्रिज्या को लिखिए, यानी कि इस पार्ट की, जो ये कलर्ड है, इसके आपके त्रिज्यखंड को लिखना है। तो वो क्या होगा, AOB और वापस होते हुए A तक, ये पूरा पार्ट इसका क्या होगा, ये इसका त्रिज्यखंड होगा। हमने आज क्या सीखा? वृत्त को छोड़कर वृत्त के अंदर का भाग वृत्त का अंतःक्षेत्र कहलाता है। वृत्त को छोड़कर वृत्त का बाह्य भाग वृत्त का बाह्य क्षेत्र कहलाता है। वृत्त के केंद्र से जिन बिंदुओं की दूरियां त्रिज्या के बराबर होती हैं, वे वृत्त पर स्थित होते हैं। किसी वृत्त के व्यास की लंबाई उसकी त्रिज्या की लंबाई की 2 गुनी होती है और वृत्ताकार घेरे के परिमाप को उस वृत्त की परिधि कहते हैं। अब बच्चों, ये आपके लिए कुछ गृह कार्य है, ये आप घर पर करेंगे। इसके अलावा भी आपकी पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 308, 310 पर भी 2 अभ्यास दिए हुए हैं, 14A और 14B, उसको भी आप करेंगे। और स्वस्थ रहिए, अच्छे से अपना होमवर्क करते रहिए। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे और तब तक के लिए नमस्कार।